Okay, so hi everyone and welcome to the class. I am your educator Nitin Sharma. I teach psychology here और हम डेली 7 से 8 यहाँ साइकोलॉजी पढ़ते हैं क्लास 11 और क्लास 12 की। और आज ये जो वीडियो है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो लाइव नहीं है, ये प्रीमियर हो रही है। आप इस समय पर जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये प्रीमियर्ड वीडियो है। मतलब मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, साथ साथ हम चैट नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल यू कैन लर्न फाइन। सो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइकोडायनेमिक थेरेपी के बारे में हम समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोडायनेमिक थेरेपी को समझने से पहले हमें साइकोडायनेमिक अप्रोच का आइडिया होना चाहिए। सो एक बेसिक सवाल जो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद से पूछें और उसके बारे में सोचें, उसके जवाब के बारे में सोचें। तो वो सवाल ये है कि साइकोडायनेमिक थेरेपी या फिर साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में जब हम सुनते हैं तो सबसे पहला शब्द कि हमारे माइंड में क्या आता है। बहुत बार क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया है ये टॉपिक, तो ज़रूर आपके माइंड में सिगमंड फ्रॉइड का नाम तो आ गया होगा माइंड में, राइट, कि साइकोडायनेमिक थेरेपी सिगमंड फ्रॉइड ने दी। तो बिल्कुल सही बात है, साइकोडायनेमिक थेरेपी सिगमंड फ्रॉइड नहीं दी है, और फ्रूड ने और भी बहुत सारे काम बेसिकली करे हैं। तो सबसे मेजर जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो है ये अप्रोच, साइकोडायनेमिक अप्रोच। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर हम ओवरऑल क्या समझते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने क्या समझा था एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में। देन साइकोडायनेमिक थेरेपी में हम ये समझते हैं कि अब उस एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट कैसे करना है, इसके बारे में क्या मानता है सिगमंड फ्रॉइड। तो ये दोनों चीजें हम समझते हैं, हमारी अप्रोच में समझते हैं कि वो क्या मानता है एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में, और थेरेपी में हम समझते हैं कि वो ट्रीटमेंट कैसी देता है। सो approach, psychodynamic approach gives us the idea about what psychodynamic theorists or psychodynamist approach has to say about our psychological disorders, या how they actually manifest, वो कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्यों होते हैं ऐसे डिसऑर्डर, हमें ये सारी चीजें, क्या होते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सब चीजें सिगमंड फ्रॉइड की अप्रोच में हमें पता चलती हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या है, क्यों किसी भी तरीके का एबनॉर्मल बिहेवियर हम फेस करते हैं, क्यों अपनी दिक्कतें हम फेस करते हैं। सारी चीजें साइकोडायनेमिक अप्रोच में हम समझते हैं ओवरऑल पूरी अप्रोच, और उसके अंदर की स्पेसिफिक थेरेपी हमें यह बताती है कि कैसे उसमें ट्रीटमेंट करी जा सकती है। अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ट्रीटमेंट कैसे होती है। सो ये चीज़ें अभी हम समझेंगे डिटेल में, बट उन चीज़ों पर जाने से पहले आई वांट यू टू नो कि अगर आप NITS10 इस कोड का इस्तेमाल करते हैं वाइल परचेजिंग योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस, तो उससे फ्लैट 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सीधा फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, दोनों ही सब्सक्रिप्शंस पर सीधा फ्लैट 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। फाइन। अब आफ्टर दिस NITS10 आपने इस्तेमाल किया तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब ये 10% का डिस्काउंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन सी सब्सक्रिप्शंस पर है और इन सब्सक्रिप्शंस के क्या बेनिफिट्स हैं। तो कई बार आप लोगों के माइंड में ये सवाल आते हैं कि वाई आई शुड पे फॉर दी सब्सक्रिप्शन, या मतलब जब मुझे लाइव क्लासेस यहाँ पर मिल रही हैं तो क्यों हमें पैसे देने हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो यार ये सब बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। येस, इट इज़ ट्रू कि अनअकैडमी आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जितने भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको इस तरीके से भी प्रोवाइड करवाता है कि आपकी कॉस्टिंग ना लगे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको भी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, इसका भी ध्यान अनअकैडमी में रखा जाता है, तभी हम लोग आपको फ्री यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बट इसके साथ साथ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये नॉमिनल सी प्राइस में आपको सारे ये फीचर मिल जाते हैं। और ये प्राइस जो मैं कह रहा हूँ ये नॉमिनल क्यों है, थोड़ा सा एक इतना प्राइस जो बेसिकली एक ट्यूशन का फीस आपकी कितनी होती है, जो आप पर सब्जेक्ट ट्यूशन जब कहीं पर जाते हैं उसके लिए पता करने, तो 1,000 से कम तो कोई पर सब्जेक्ट ट्यूशन भी आजकल ऑफर नहीं करता है, राइट। अब वहां पर आपको लगभग इसी कॉस्ट में, लगभग 1K पर मंथ की कॉस्ट में आप अनअकैडमी जैसी ब्रांड के थ्रू, जहां पर आपको बेसिकली ऑथेंटिसिटी का कोई भी सवाल नहीं होगा आपके मन में, ऐसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको, जहां पर सभी टॉप एडुकेटर सारी आपके सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, ऑल सब्जेक्ट्स आपको आपकी क्लास के मिल जाते हैं उसी प्राइस में। तो ऑब्वियसली ये प्राइस एक नॉमिनल सा प्राइस है, और इसमें जो फीचर आपको मिलते हैं वो ओवरकम कर जाते हैं आपके प्राइस को। तो अब वो फीचर्स क्या हैं? लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं,
जिसमें इवन आप अपना माइक ऑन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। बेसिकली एक कंप्लीट कनेक्शन होता है वहाँ पर। इस ऐसी लाइव क्लासेस से, यूट्यूब क्लासेस से बहुत अलग वो हमारी क्लासेस होती हैं। जितने भी पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं सबकी आपको एक्सेस मिल जाती है। टॉप एडुकेटर वहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। रेगुलर आपके डाउट्स को क्लियर करवाया जाता है हर सब्जेक्ट के। आपका एग्जॉस्टेड कवरेज होती है सिलेबस की, सारे सब्जेक्ट्स के आपके सिलेबस को पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके साथ आपको मेंटरशिप मिलती है। मेंटरशिप गाइडेंस आपको देते हैं आपके टीचर्स। पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिलते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज तो होती ही है, उसके साथ में लाइव टेस्ट सीरीज भी चलती है। और एक पर्टिकुलर बैच के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, मतलब भीड़ इकट्ठी नहीं होती, आपका एक बैच बनता है कि ये कुछ बच्चे हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं, ये आपके एडुकेटर्स हैं, इस पर्टिकुलर बैच के लिए ऐसे आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 पर मंथ की कॉस्ट में भी, अगर आप 11th 12th की सब्सक्रिप्शन एक साथ लेते हैं। अदरवाइज ये सारी कॉस्टिंग आपके सामने है, यानी कि 25K विल बी योर कॉस्ट फॉर 24 मंथ ऑफ द प्लान, अगर 11 12 की सब्सक्रिप्शन साथ में आपने परचेज करी है। अगर सिर्फ क्लास 12 की सब्सक्रिप्शन आपने लेनी है तो ये आपके प्राइसिंग है, तब भी 1250 में आपको पर मंथ के हिसाब से क्लास 12 की सब्सक्रिप्शन भी मिल सकती है। और भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है कम मंथ्स के लिए। बेटर आपके लिए यही रहता है कि एक साथ ज़्यादा मंथ की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। और इन प्राइसिंग में भी फ्लैट 10% आपको ऑफ मिल जाता है बाय यूजिंग माई कोड NITSN10। देन अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। प्लस वाले तो फीचर बिल्कुल आपको मिलते ही मिलते हैं ये सारे फीचर। इसके साथ साथ आपको एक पर्सनल टच मिल जाता है। एक एडुकेटर अपॉइंट करा जाता है आपके लिए, जो सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करेगा। 1-on-1 क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाएगा। आपके 1-on-1 क्लासेस में ही अगेन डाउट जो भी कोई आपके होंगे उसको क्लियर करवाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। आपके डाउट्स जब जब हैं तब आपके लिए अरेंज कराई जाएगी वहाँ पर क्लास, जब जब हो पाए। वीकली रिपोर्ट आपकी बनाई जाएगी, पिछले वीक कैसी परफॉर्मेंस थी, इस वीक कैसी परफॉर्मेंस है, आगे हम कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसी होनी चाहिए। पेरेंट्स के साथ आपके कांटेक्ट में रहा जाएगा, आपकी पूरी स्टडी को प्लान किया जाएगा कैसे आपने पढ़ना है। और जैसा मैंने बताया ये सारी चीज़ें तो आपको बिल्कुल यहाँ पर मिलती हैं। स्टडी प्लान का मतलब है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस तरीके से आपका जो बेसिकली प्रोग्रेस हो रही है उसको रिव्यू करना, उसके हिसाब से चेंज करना सब्जेक्ट का टाइम डिवोशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी प्लान होती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप अवेल कर सकते हैं सिर्फ 2000 पर मंथ की कॉस्ट में, अगर 11 12 की सब्सक्रिप्शन एक साथ परचेज करते हैं। अगर अलग अलग परचेज करनी है तो ये आपके सामने प्राइसिंग है। सभी में फ्लैट 10% आपका ऑफ हो जाएगा बाय यूजिंग माई कोड NITSN10। ये कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फ्लैट 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। सो फाइन, आई होप ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर होंगी और आपको समझ आया होगा क्यों NITS10 आपके लिए बेनिफिशियल है और किस तरीके से सब्सक्रिप्शंस आपकी हेल्प कर सकती हैं। ओके, so yes, we can get started with our class then. So yes, आज जिस टॉपिक पर हमने बात करनी है, हमारे टॉपिक का नाम रहेगा साइकोडायनेमिक थेरेपी। तो बिफोर गोइंग टू आवर साइकोडायनेमिक थेरेपी, हमें पहले यहाँ पर क्या समझना होगा कि साइकोडायनेमिक का मतलब क्या है, साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या है, वो क्या आइडियोलॉजी होल्ड करती है, क्या क्या चीजें हैं जो साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर आती हैं, सिगमंड फ्रॉइड के क्या क्या मानना था उनका अबाउट ओवरऑल साइकोलॉजिकल इश्यूज। तो सबसे पहला पॉइंट, बाकी सब चीजों को आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। साइकोडायनेमिक की हम बात कर रहे हैं तो साइकोडायनेमिक अप्रोच कॉज क्या मानती है, हमारा जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है जो हमारे अंदर पैदा हुआ है उसका कारण क्या था साइकोडायनेमिक अप्रोच के हिसाब से। तो इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स हमारे कारण होते हैं। इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट मतलब क्या, कन्फ्लिक्ट्स विद इन द साइकी ऑफ द पर्सन, डायनेमिक्स बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द साइकी। तो जो डायनेमिक्स हैं हमारे, बेसिकली हमारी जो साइकी के डायनेमिक मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, और हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारी इड ईगो सुपर ईगो काम कर रही होती है, जो आपस में क्लैश कर रही होती है, जो चैप्टर नंबर 2 में जो हमने पढ़ा है सिगमंड फ्रॉइड के बारे में, ये चैप्टर 2 का आई होप आपको आइडिया होगा, आपकी क्लास 12th का चैप्टर 2 राइट। उसमें हमने ये समझा था कि किस तरीके से सिगमंड फ्रॉइड ने हमें कॉन्सेप्ट दिया है डिवीजन ऑफ पर्सनैलिटी, डिवीजन ऑफ माइंड। अगर आपको नहीं भी याद है तो हम एक ब्रीफ आइडिया उसका भी समझ सकते हैं। सो लैपटॉप वगैरह जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, जैसे अभी इस टाइम पर ही मैंने अपनी पीपीटी आपके सामने किससे प्रेजेंट करी है, लैपटॉप के थ्रू अपने मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ ये पीपीटी। तो ये पीपीटी जो इस टाइम पर खुली है, ये जो नोट्स खुले हैं जिस विंडो में, ये विंडो मेरी है कॉन्शियस, मतलब कि अवेयरनेस में है ये विंडो। ये जो पीपीटी खुली है इस टाइम पर आप जिसको देख पा रहे हैं
वो चीज है आपकी अवेयरनेस के अंदर, मतलब इसके ऊपर हमारा ध्यान है, इस पर सारी बातचीत हो रही है। तो ये हो गया पार्ट हमारे कॉन्शियस का। अब क्या ये पीपीटी अपने आप में इनफ है? क्या लैपटॉप के अंदर बैक एंड पर और सारी प्रोसेस नहीं चल रही? इस टाइम पर मेरा एक रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी यहां पर चल रहा है, जिसके थ्रू आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। वो पूरा सॉफ्टवेयर मेरा बैक एंड पर रन कर रहा है। उस सॉफ्टवेयर की वजह से ये काम हो पा रहा है। ये पीपीटी आप देख पा रहे हो, साथ में आप मुझे देख पा रहे हो। तो वो चीज हमारे ध्यान में नहीं है, आप उस चीज को देख नहीं पा रहे स्क्रीन में, बट उसकी भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। अगर वो नहीं होगा तो ये आप वीडियो देख ही नहीं पाओगे, मैं ये वीडियो बना ही नहीं पाऊंगा। वहीं उसके साथ में YouTube के अपने कुछ एल्गोरिदम है, YouTube की अपनी प्रोसेस अंदर से डीपली चल रही है। तो मतलब वो सब चीजें जो भी कुछ इस लैपटॉप के अंदर बाकी सारी विंडोज मेरी खुली हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है? आपको ये पीपीटी दिख रही है जिसके अंदर हमारे नोट्स हैं। अभी बैक एंड पर यहां पर हमारी एनसीईआरटी भी खुली हुई है, बट आपको नहीं दिख रही। अब हम 1 मिनट के लिए अपनी पीपीटी हटाते हैं और ये एनसीईआरटी सामने आ गई। हमारे सामने एनसीईआरटी आई तो अभी हमारी कॉन्शियस में आ गई है, अब ये हमारे कॉन्शियस का पार्ट है। बट जिस मूवमेंट पर ये एनसीईआरटी अब हमारे सामने नहीं है, खुली तो वहां पर है, हुई है ना वो चीज, अभी हमारे कॉन्शियस में नहीं है, अभी हमारे ध्यान में, अवेयरनेस में वो चीज नहीं है। तो अभी के लिए वो चीज हमारी प्री कॉन्शियस के अंदर है। जिस मूवमेंट, जो चीज हमारे ध्यान में है, जो चीज सामने हमारे है, वो हमारा कॉन्शियस के अंदर होती है। जो बैकएंड पर सारी चीजें चल रही हैं, ये जो पीछे हमारी पीपीटी है जिसमें अनअकैडमी का ये लोगो लिखा है, अगर हम ये भी बंद कर दे तो अब ये हमारे कॉन्शियस में आ गई। बट अभी तक जिस टाइम पर ये पीपीटी हमारे सामने है, तो अब ये अनअकैडमी वाली पीपीटी जो पीछे खुली है, वो वाली पीपीटी क्या है? वो पीपीटी हमारे लिए हमारा प्री कॉन्शियस है। अब इस चीज को, इसी एग्जाम्पल को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, तो अब अनकॉन्शियस क्या होगा? व्हाट इज अनकॉन्शियस देन? अनकॉन्शियस के अंदर वो चीजें आ जाएंगी कि फॉर एग्जांपल ये पीपीटी हमारी कॉन्शियस, इसके पीछे जो सारी प्रोसेस चल रही है लैपटॉप की, वो सब हो गई हमारी प्री कॉन्शियस। और उसके अलावा लैपटॉप काम कैसे करता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये बंद हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। मतलब और डीप प्रोसेसेस जिसके थ्रू लैपटॉप अपना काम कर रहा है, लैपटॉप का प्रोसेसर है, प्रोसेसर जिस तरीके से अपना काम करता है, उसके अंदर बाकी सब चीजें जो उसका मैकेनिज्म है, जिसके थ्रू वो टेक्नोलॉजी वर्क करती है, वो सारी कोडिंग, वो सारी चीजें जिसकी वजह से ये प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस हो पा रहा है, वो सारी चीजें हमारा अनकॉन्शियस है। मतलब कि कॉन्शियस माइंड सबसे अपर लेवल, उसके अंदर का लेवल प्री कॉन्शियस, उसके भी पीछे बिल्कुल बैक पर, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। अब आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, कभी आपने सोचा है कि उसके अंदर और क्या चल रहा है? कंप्यूटर के अंदर कैसे ये प्रोसेस हो रही है कि मेरा कंप्यूटर ऑन हो रहा है, ऑफ होता है, उसकी एक प्रोसेस है, मैंने ये बटन दबाया तो इसकी वजह से ये काम हो जाए, इसके बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब कि ये सारी चीजें हमारे अनकॉन्शियस में आ जाती हैं। अब प्रैक्टिकली समझते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या आता है, अपनी खुद की बात करते हैं इस एग्जांपल को छोड़कर। तो अनकॉन्शियस के अंदर हमारी सारी वो फीलिंग, सारे वो थॉट, सारे वो इमोशंस आते हैं जो बचपन से, बहुत साल पहले से हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हैं, और अब हमें उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। हमें नहीं पता कि भाई साहब बचपन में हमारे साथ क्या हुआ है, पहले 2 साल जिंदगी के किस तरीके के हमने बिताए हैं, क्या हमें अटैचमेंट अच्छी मिली थी, क्या हमें अफेक्शन अच्छा मिला है अपनी फैमिली से, क्या हमें अच्छे से पाला गया है, क्या हमें उस टाइम पर पैम्परिंग करी गई है जितनी हमें चाहिए थी, क्या हमें केयर प्रोवाइड करी गई है, क्या मेरे बचपन के जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो सब रिजॉल्व हुए हैं, क्या मेरे बचपन के जो डिजायर्स थे, क्या उसे मैंने पा लिया है, अचीव कर लिया है। ये सारी चीजें मेरे अनकॉन्शियस के अंदर है। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग से वो चीज उड़ गई है, कोई भी चीज कभी भी गायब नहीं होती है। जो भी चीज आपने एक बार देखी है, एक्सपीरियंस करी है, वो सब आपके अंदर ही स्टोर रहती है। वो प्री कॉन्शियस से गुजरकर अनकॉन्शियस के अंदर पहुंच जाती है। फर्क सिर्फ इतना सा है। इस तरीके से ये चीज काम करती है। अनकॉन्शियस के अंदर भी वो चीजें हैं। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ये जो हमारा अनकॉन्शियस के अंदर सारी फीलिंग्स होती हैं, असली गेम तो इसी की वजह से चालू होती है। हमारी जो पर्सनैलिटी बनती है, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट और डिजायर्स का होता है। ये बात एक बेसिक आइडिया है सिगमंड फ्रॉइड का, ये उसने अपने बाकी सारी थ्योरीज में बात करी है। तो बेसिकली ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस जिसके लिए हम अवेयर हैं, प्री कॉन्शियस जो बैक एंड पर बाकी चीजें चल रही हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान में ला सकते हैं थोड़ा सा ध्यान देकर।
अनकॉन्शियस ऐसी चीजें जिसके लिए हम कंप्लीटली अब अनअवेयर हैं, बट हमारे दिमाग में वो स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर हमारे बचपन में कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है जिसे हम डेलिबरेटली कई बार भुलाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे दबाकर अपने अनकॉन्शियस के अंदर तो ले जाएंगे पर डिलीट नहीं कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो हमारे अनकॉन्शियस के अंदर हमेशा स्टोर रहती है, और वो अनकॉन्शियस भी हमारे आज के बिहेवियर, हमारी आज की पर्सनैलिटी को अफेक्ट करने में कैपेबल है। ये मानना है सिगमंड फ्रॉइड का। तो ये सारी हमारी थ्योरी थी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। एक्चुअली सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताया था कि भाई साहब आपके अंदर 3 तरीके की साइकिक फोर्सेस होती हैं। ये कोई फिजिकल चीजें नहीं है। इड, ईगो, सुपर ईगो कोई फिजिकल चीजें नहीं है, कोई फिजिकल आपके अंदर कोई चीज नहीं है। आपकी साइकिक फोर्सेस आप इसे कह सकते हो, या कोई भी एलिमेंट कह सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट एक एलिमेंट है, कोई फोर्सेस हैं जो आपके अंदर है, उनका नाम है इड, एक है ईगो और एक है सुपर ईगो। तो अब सीधा सीधा कनेक्शन बिठाते हैं इनका अपनी मतलब बेसिक बातों से जो हम सुनते आए हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही समझ आता है, हमारे कल्चर में हमें ऐसे समझाया। तो भाई साहब सुपर ईगो है हमारा एंजल, हमारी एंजल, और ये जो इड है ये है हमारा डेविल। तो हमारा इड हो गया डेविल और हमारी एंजल हो गई सुपर ईगो। बीच में रह गई ईगो। ईगो क्या है? जो हम असल में करेंगे। मतलब डेविल हमें कुछ करने को कह रहा है, एंजल हमें कुछ करने को कह रही है। जो भी चीज हम करेंगे एक्चुअली में, वो चीज हमारी रियलिटी बन जाएगी। वो चीज है हमारी रियलिटी। ईगो का मतलब होता है रियलिटी प्रिंसिपल। जो भी हम करते हैं, एक्शन लेते हैं, द बैलेंस बिटवीन आर इड एंड आर सुपर ईगो। अब हमें डेविल कैसे काम करने को कहेगा, हमें इड कैसे काम करने को कहेगी? इड जो हमारे अंदर की साइकिक फोर्सेस है, वो हमारे प्लेजर प्रिंसिपल्स पर काम करती है। प्लेजर का क्या मतलब है? प्लेजर मतलब कोई भी ऐसे काम जिसमें हमें ज्यादा मतलब मजे आते हैं, हमें हमें ये चीज अच्छी लगती है करनी, एक्साइटिंग लगती है। तो प्लेजर प्रिंसिपल्स पर हमारी इड काम करती है। ये कुछ नहीं देखती कि भाई साहब अगले को क्या लग रहा है, अगले का क्या है इसमें। आपको अगर भूख लगी है, आप किसी और का, अपने फ्रेंड का लंच उठाकर खा जाओ, तो ये आपकी इड ने आपसे करवाया है, ये आपका डेविल है। मतलब ऑफकोर्स ये अच्छा तो बंदा नहीं है ना, ये ऑफकोर्स आपका डेविल है जिसने आपसे ऐसा काम करवा लिया। तो आपने कुछ नहीं सोचा कि भाई साहब अगला बेचारा भूखा रह जाएगा, मैंने उसका लंच खा लिया। तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। जब आप इस तरीके से बिहेव करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको किसने गाइड किया है? आपको आपके डेविल ने गाइड किया है, आपको आपकी इड ने गाइड किया है। इससे बिल्कुल उल्टा एक हमारे सामने कॉन्सेप्ट आता है, हमारे एंजल का कॉन्सेप्ट, यानी कि सुपर ईगो। सुपर ईगो जो आपके अंदर की साइकिक फोर्स है, वो ऐसी फोर्स है जो आपसे सिर्फ अच्छे काम करवाती है। इसका नाम से आपको पता चल जाएगा, मॉरल प्रिंसिपल्स पर ये फोर्स अपना काम करती है। तो हमारी एंजल है ऑफकोर्स, ये हमें बोलेगी कि नहीं नहीं यार, क्यों कर रहा है ऐसे, अगला बेचारा भूखा रह जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। असल में अगर हम देखें तो भाई साहब दोनों ही गलत है। सुपर ईगो हमें कह रही है कि भाई साहब तू खुद भूखा रह ले और अगले को पेट भर के खाने दे, बट अच्छी बात है, हमने दूसरे के लिए सेक्रीफाइस किया है। बट कहीं ना कहीं लॉजिकल नहीं है ये चीज। आप खुद भी क्यों भूखे रहो? और वहीं डेविल जो आपका है, वो आपसे ये कह रहा है कि अरे छोड़ना यार, देखी जाएगी उसकी, अपने पेट की सोच, वो अपना देख लेगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे। उसका लंच उठाया आपने, खोला, खा लिया। ये काम आपसे करवाया आपके डेविल ने, आपके इड से, आपके इड ने। बिल्कुल आपको मना किया कि भाई साहब नहीं खाना तो मतलब नहीं खाना, आप उसका लंच छूओगे भी नहीं। ये काम आपसे करवाएगा सुपर ईगो। अब इसके बीच में आप क्या करोगे? एक रियलिटी प्रिंसिपल पर एक और फोर्स है जो आपसे काम करवाती है, उस चीज को हम बोलते हैं ईगो। ईगो का मतलब वो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करने वाली हमारी फोर्स जो आपसे क्या करवाएगी? आप उस अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई साहब देखो बात ऐसी है, अभी जब आप बाहर गए थे तो खाने को तो मैं खा भी सकता था आपका लंच, बट मैंने आपकी प्रतीक्षा करी है, तो कृपया आप मुझे अपना लंच थोड़ा सा खाने दीजिए, मैं भी उसमें से शेयर कर लेता हूँ। यहाँ इस तरीके से मतलब आप, ये शायद मैं थोड़ा सा धमकाने वाले में ले गया बात को, बट इस तरीके से हम नहीं बोलेंगे। हम एक्चुअली में उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसे बोल सकते हैं कि भाई साहब आप मैं अपना लंच नहीं लाया यार, आज भूल गया हूं, तो क्या हम शेयर कर सकते हैं? आपने खा भी लिया उसका लंच और उसको हर्ट भी नहीं किया। मतलब कि ना आपने पूरी तरीके से सुपर ईगो की बात मानी
कि उसको हर्ट नहीं करना है, उसको पूरा उसका लंच खाने देना है। ना ही आपने डेविल की पूरी बात मानी है, इड की पूरी बात मानी। आपने ना इड को माना ना सुपर ईगो को माना, आपने अपना एक नया वहां पर बिहेवियर अपनाया है जो कि आपकी ईगो ने ड्राइव करवाया था। तो ईगो हमारे अंदर की ऐसी फोर्स है जो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है, इन दोनों के बीच का बैलेंस बनाती है। ना हम पूरी तरीके से सुपर ईगो के हिसाब से काम करते हैं ज्यादातर, ना हम पूरी तरीके से अपनी इड के हिसाब से काम करते हैं, हम ज्यादातर अपनी ईगो के ही हिसाब से काम करते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से काम करते हैं। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ आवर इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताया था कि हमारा माइंड 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में सारे वो थॉट्स, सारी वो फीलिंग्स हैं जो जिसके लिए अभी हम अवेयर हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक तरीके से बैकएंड पर काम करता है, जैसे जो अभी आपके माइंड में सारी चीजें नहीं है बट आ सकती हैं अगर आप उस तरफ अपना ध्यान लेकर जाओगे। आज से 10 दिन पहले कोई बड़ा इंसिडेंट आपके साथ हुआ जो इस मोमेंट पर आपको नहीं याद होगा, पर जब आप उसकी तरफ ध्यान लेकर जाओगे तब वो चीजें आपको याद आ जाएंगी। वो सारी चीजें आपकी सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। देन अनकॉन्शियस क्या होता है, ये और डीपर थोड़ी सी इसकी डिवीजन है। अनकॉन्शियस माइंड में उन्होंने हमें क्या बताया था कि अनकॉन्शियस माइंड में आपकी वो थॉट्स, वो फीलिंग्स, वो आइडियोलॉजीज, वो सारे आइडियाज होते हैं जिसके लिए अब आप लगभग लगभग मतलब सारी चीजों को भूल चुके हो और बहुत नीचे अब वो दब चुकी हैं। जैसे आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज, अब बचपन में क्या हुआ है आप ध्यान भी उस तरफ ले जाओगे तब भी सडनली याद नहीं आ जाएंगी चीजें, लंबी प्रोसेस करनी पड़ेगी क्योंकि वो और ज्यादा नीचे है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अभी लैपटॉप में ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, अभी स्क्रीन है आपके सामने। अच्छा, बिल्कुल इसका अच्छा एग्जांपल लेते हैं। अभी आपका जो ध्यान है ये साइकोडायनेमिक अप्रोच के ऊपर है, राइट? आई होप यहाँ ही होना चाहिए आपका ध्यान। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच के ऊपर यहाँ अभी आपका ध्यान है, तो ये चीज आपके कॉन्शियस माइंड में है। और सब कॉन्शियस माइंड में क्या है, जो पीछे पीपीटी, मेरी दूसरी पीपीटी यहाँ पर खुली है, राइट? ये जो दूसरी पीपीटी पीछे हमारी चल रही है, अगर मैं इसे बंद करता हूं, ये पीपीटी ये आपके सब कॉन्शियस में थी, अब ये कॉन्शियस में आ गई। अब अगेन ये वाली पीपीटी जो ऊपर है हमारी, जिसके अंदर हम साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, एग्जिस्टेंशियल ये सब पढ़ रहे हैं, ये नोट्स हमारे हमारे कॉन्शियस में है। बट बैक एंड पर जो ब्लू बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो सब कॉन्शियस है। अब यहाँ अनकॉन्शियस क्या होगा, यहाँ अनकॉन्शियस होगा वो सारे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू मैं ये लाइव स्ट्रीम कर पा रहा हूँ, बेसिकली मैं ये रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, जिसके थ्रू अभी आप ये देख रहे हैं। वो सारा सिस्टम जो इसके अंदर तो नहीं है, कहीं भी हमें नहीं दिख रहा है, पर उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो सिस्टम नहीं होता तो शायद ये क्लास में रिकॉर्ड ना कर पाता, आप इसे देख ना पाते। तो बिल्कुल जो डीपर लेवल है वो हमारा अनकॉन्शियस, जिस पर ध्यान जाए और वो आ जाए ध्यान में, वो सबकॉन्शियस। जो अभी ही ध्यान में है वो कॉन्शियस। इस तरीके से तीन डिवीजन करी थी माइंड की, 3 हिस्सों में बेसिकली उन्होंने माइंड को डिवाइड किया। देन हमारी पर्सनैलिटी को उन्होंने डिवाइड किया। उन्होंने हमें कहा कि हमारी पर्सनैलिटी में 3 इंट्रासाइकिक फोर्सेस होती हैं। सबसे पहली इड, दूसरी ईगो, तीसरी सुपर ईगो। तो इड, ईगो, सुपर ईगो। इड में उन्होंने हमें क्या बताया कि एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स है आपकी जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है। इड आपसे सिर्फ और सिर्फ प्लेजर सीकिंग काम करवाती है, ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है। बैलेंस है वो दोनों के बीच का, एक इड का और एक सुपर ईगो का। सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो आपके मॉरल प्रिंसिपल पर काम करने वाली एक फोर्स है जो कि आपसे सारे मॉरल वैल्यूज, आपकी अच्छे काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाकियों के बारे में सोचना, बाकियों की केयर करना, अपने आप को बाकियों से बाद में रखना, ये सब चीजें सुपर ईगो करवाती है। और ईगो इन दोनों का बैलेंस करवाती है। ईगो वो है जो हमसे असल में काम हम करते हैं, ज्यादातर अपनी ईगो की वजह से हम सारे अपने काम करते हैं। सो इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 इंट्रासाइकिक फोर्सेस के बारे में उन्होंने हमें बताया। इसको भी एक एग्जांपल समझें तो अगर आप एक क्लासरूम में बैठे हैं और आपके पास अपना लंच नहीं है, आपने अपने फ्रेंड का लंच देखा और आपने उसे खोल के खाने की कोशिश करी। अब अगर आप उसे खा लेते हैं तो वो होगा इड ने आपसे काम करवाया, सिर्फ प्लेजर आपने अपना देखा, बाकियों के बारे में नहीं सोचा। अगर आप उसे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं और आप बेसिकली ये सोचते हैं कि यार नहीं मैं खा लूंगा, तो वो बेचारा भूखा रह जाएगा। तो ये आपकी सुपर ईगो आपसे इस तरीके से सारी चीजें सोचवा रही है, मतलब आप ये सोच पा रहे हो अपनी सुपर ईगो की वजह से। सो वहीं ईगो क्या होगी,
ईगो ये होगी, ईगो बेसिकली आपकी रियलिटी प्रिंसिपल इन दोनों को बैलेंस करेगा कि आप खाओ भी, अपनी भी भूख मिटे और दूसरे का भी नुकसान ना हो। आप उसे बेसिकली पूछोगे, आप जब वो आपका फ्रेंड आएगा तो आप उससे पूछोगे कि यार मुझे भूख लग रही है और मैं अपना लंच नहीं लेकर आया हूं, सो कैन आई ईट। आपने खा भी लिया और ये गलत भी नहीं हुआ और उसके लिए भी बच गया। दिस इज ईगो, बैलेंस करवाती है। तो ना खाना, उसके बारे में सोचना, अपनी भूख का ना सोचना, सुपर ईगो। इड, अपने बारे में सोचना, वो गया बंदा कहीं भी, वो गया भाड़ में, उसका हमें कुछ नहीं लेना देना। तो अब बेसिकली यहां पर हमें यह समझ आता है कि इड, ईगो, सुपर ईगो के बीच में क्लैश होते रहते हैं। ईगो कहती है ये करो, सुपर ईगो कहती है ये करो, इड कहती है ये करो, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ है, कॉन्शियस में कुछ है। तो ये सारी चीजें, इनको हम बोलते हैं हमारे अंदर के इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स। सो कॉज ऑफ एनी ऑफ आर एबनॉर्मल बिहेवियर, जो भी कुछ हम गलत तरीके से करते हैं, एबनॉर्मल वे में करते हैं, उसके पीछे एक ही कारण सिगमंड फ्रॉइड ने हमें बताया था कि हमारी इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो इस वजह से ही हमारा कॉज होता है, मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर का कॉज इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट। देन हाउ डज दिस कॉज केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये जो कॉज है ये कैसे बना है, ये जो कारण बना है ये कैसे बना कारण, बेसिकली क्यों ऐसा हुआ, क्यों ये इंट्रासाइकिक हमारी होती हैं ये सारी कॉन्फ्लिक्ट हमारे अंदर होते हैं। तो जो कॉज है ये आया कहां से, ये कॉज आया था हमारे अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ चाइल्डहुड एंड अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड फियर्स। बेसिकली आपके कुछ जो डिजायर्स अधूरे रह गए बचपन में, जो कन्फ्लिक्ट आपके सॉल्व नहीं हुए बचपन में, जो फियर्स आपके मन में रह गए हैं बचपन में, जिसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया था, इन तीनों कारणों की वजह से आपके अनफुलफिल्ड डिजायर और मेनली आपके अनरिजॉल्व्ड कन्फ्लिक्ट्स और फियर्स, इन दोनों चीजों की वजह से मेनली आपके जो ये कॉजेज हैं ये बनते हैं। कॉजेज मतलब क्या कि अब जो भी दिक्कत आपको हो रही है, जो इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये कन्फ्लिक्ट होते ही इसी वजह से, क्योंकि आपके चाइल्डहुड डिजायर और आपके चाइल्डहुड फियर्स नहीं सॉल्व हुए थे। देन अब यहां पर सिगमंड फ्रॉइड क्या मानते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सो ट्रीटमेंट तो आगे डिटेल में खैर हम समझने ही वाले हैं, आज की वीडियो का यही पर्पज है। बट ट्रीटमेंट एक शॉर्ट में अगर हम समझें तो शॉर्ट में ट्रीटमेंट यहां पर क्या कही जाती है कि प्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स टू एलिसिट द थॉट एंड फीलिंग्स ऑफ द क्लाइंट। फर्स्ट स्टेप यही होता है, प्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस के थ्रू अपने क्लाइंट के थॉट्स और फीलिंग्स को पता करना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आगे समझेंगे इसे डिटेल में, तो अभी यहां पर छोड़ देते हैं। उसके बाद इंटरप्टेड टू द क्लाइंट टू हेल्प, इंटरप्रेटेड टू द क्लाइंट टू हेल्प हिम हर कॉन्फ्रंट एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब जो उसके फीलिंग्स और थॉट्स हमें समझ आए हैं उसे हम इंटरप्रेट करवाते हैं, उसी को समझाते हैं। इंटरप्रेटेड टू द क्लाइंट टू हेल्प हिम और हर टू कन्फ्रंट एंड रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हम इन्हीं जो फीलिंग्स को जो हमें समझ आई हैं, इन्हीं फीलिंग्स को, इन्हीं थॉट्स को उसके सामने बेसिकली इंटरप्रेट करके दिखाएंगे, उसे 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 बताएंगे कि यार देखो ये आपकी फीलिंग थी, ये दिक्कत का कारण था, इस वजह से हो रही है, ये फियर आपका बचपन में था, ये सॉल्व नहीं हो पाया अभी तक, इसलिए आपको इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ रहे हैं, इसलिए इसकी वजह से ये फीलिंग आपके अंदर आ रही है, ये इमोशन आ रहा है और आप ये फील कर रहे हो। ये सारी चीज़ों से समझाना, और जब वो समझ जाएगा तो उसके अंदर इंसाइट डेवलप हो जाएगी। इंसाइट मतलब कि उसे समझ आ जाएगी चीज़ों की। जब हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं तो क्लियर हो जाती है हमारे लिए, देन उसके बाद हम सॉल्यूशन पर जा सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट होती है सिगमंड फ्रॉइड के हिसाब से, साइकोडायनामिक थेरेपी के हिसाब से। देन नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अभी रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशन की हम बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट दी काउंसलर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, जिसको नाम दिया जाता है थेरापेटिक अलायंस। थेरापेटिक अलायंस। सो अब द therapist understands conflicts better than the client, interprets the thoughts and feelings of the client to his or her. सो अब यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि रिलेशन कैसा होता है। एक तरीके से क्लाइंट की तरफ से पैसिव होता है और काउंसलर की तरफ से एक एक्टिव होता है।
मतलब कि यहां पर काउंसलर को माना जाता है कि काउंसलर को ज्यादा पता है, काउंसलर को ज्यादा पता है, ज्यादा अच्छे से वो समझ सकता है अपने क्लाइंट के कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो हमारा काउंसलर है। इसीलिए वो खुद उसके कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करता है और देन समझ कर उसे समझाने की कोशिश करता है। कुछ इस तरीके का रिलेशन उनके बीच में होता है। देन चीफ बेनिफिट क्या मिल सकता है आपको साइकोडायनेमिक थेरेपी करने से? तो बेनिफिट आपको ये मिल सकता है कि इमोशनल इंसाइट आपको यहां पर मिल जाती है, जो बाकी थेरेपीज में कम मिलती है। तो इमोशनल इंसाइट का क्या मतलब है? क्लाइंट अंडरस्टैंड्स कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेलेक्चुअली। पहले तो इंटेलेक्चुअली वो जानता है अपने बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स को, पता उसे चलता है इंटेलेक्चुअल लेवल पर। देन एक्सेप्ट द सेम इमोशनली, चैलेंजेस हिज और हर इमोशंस टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट। तो अब यहां पर इमोशनल इंसाइट का क्या मतलब है कि चीफ बेनिफिट का पहले मतलब देखते हैं। चीफ बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट का मतलब है कि अगर आप एज अ क्लाइंट साइकोडायनेमिक थेरेपी को परस्यू करते हैं, साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? बिहेवियरल के पास जाते हैं तो क्या मिलेगा, एग्जिस्टेंशियल के पास जाते हैं तो क्या मिलेगा, वो सब यहां पर आपके सामने है। बट कॉग्निट हम यहां पर फोकस कर रहे हैं साइकोडायनेमिक पर। तो साइकोडायनेमिक में हमें क्या बताया कि इमोशनल इंसाइट हमारे क्लाइंट को मिल जाती है। इसका क्या मतलब है? इमोशनल, एक सेकंड, हाँ, इमोशनल इंसाइट का यहां पर क्या मतलब है कि आप सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल लेवल पर अपनी दिक्कतों को समझते हो। क्लाइंट अंडरस्टैंड्स द कॉन्फ्लिक्ट्स इंटेलेक्चुअली। इंटेलेक्चुअली मतलब इसको आप बोल सकते हो थ्योरेटिकली, आपको किसी ने बता दिया, समझ आ गया आपको। अब जो आपको समझ आया है उसे इमोशनली एक्सेप्ट भी आप कर लेते हो। आपको इसी थेरेपी में करवा दिया जाता है, इमोशनली एक्सेप्ट करवा दिया जाता है कि ये चीज है, इसको एक्सेप्ट कर लो, और आपको करवा दिया जाता है। वो थेरेपिस्ट का काम है, आपको इमोशनली वो एक्सेप्ट करवा देता है। So you accept all of these things emotionally also, and then you change your emotions towards the conflict. अब आप अपने कन्फ्लिक्ट के लिए अपने इमोशन को बदल लेते हो, सिंपल। तो इस तरीके से यहां पर चीफ बेनिफिट आपको ये मिल जाते हैं। देन ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे लंबी थेरेपी होती है हमारी सेवरल ईयर्स क्लासिकल साइकोएनालिसिस। सेवरल ईयर्स मतलब कि कई साल भी लग जाते थे पहले। साइको एनालिसिस जो हमारी एक ओवरऑल बेसिकली पुरानी थेरेपी है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी हमारी सिगमंड फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक या फिर साइको एनालिटिक थेरेपी। तो इसमें जो पुरानी थेरेपी थी, जो पहले चला करती थी, भाई साहब 10 से 15 साल भी लग जाते थे। मतलब बहुत सारे साल लग जाते थे। 10-15 नहीं, 10-15 सेशन है, ये रिसेंट वाला एग्जाम्पल था। सो बेसिकली बहुत बहुत साल आपके लग जाते थे, 2 साल, 3 साल, 4 साल। और 10 से 15 सेशन अब के लिए यहां पर आपको बताया जाता है कि अब आपके 10 से 15 सेशंस में भी ये कंप्लीट हो जाती है, रिसेंट वर्जन जो इसके हैं। तो पहले बहुत साल लग जाते थे, अब 10-15 सेशन में भी कंप्लीट हो जाती है आपकी पूरी थेरेपी। तो इस तरीके से ये कुछ ओवरऑल आइडिया है आपका सिगमंड फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक थेरेपी का। कॉजेज क्या मानते हैं वो एब्नॉर्मल बिहेवियर के? इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट। कॉज क्यों बना हमारे अंदर? क्योंकि बचपन के फियर्स, बचपन के डिजायर पूरे नहीं हो पाए, फियर सॉल्व नहीं हो पाए, डिजायर पूरे नहीं हो पाए। ट्रीटमेंट जो हमारी थी वो क्या थी कि प्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस के थ्रू अपने क्लाइंट की दिक्कत को हमने पता लगा लिया। पता लगाने के बाद हमने उसे इंटरप्रेट करके बता दिया कि आपकी ये दिक्कत है, उसे कन्फ्रंट करवा दिया। देन नेचर ऑफ रिलेशनशिप। तो बेसिकली यहाँ पर ये माना जाता है कि जो आपका काउंसलर है उसे ज़्यादा पता है क्लाइंट से। तो काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर बेसिकली अपने क्लाइंट को उसकी थॉट्स, उसकी फीलिंग्स को इंटरप्रेट करके बताएगा। कुछ ऐसा रिलेशन होता है यहाँ पर इनका। और चीफ बेनिफिट आपको क्या मिलता है? आपको इंटेलेक्चुअल इंसाइट के साथ साथ इमोशनल इंसाइट भी मिल जाती है। इंटेलेक्चुअली आपको बता तो दिया जाता है, पर आपको साथ में एक्सेप्ट भी करवा दिया जाता है सारी चीज़ें। देन ड्यूरेशन यहाँ पर बेसिकली आपकी कई साल भी पहले चल लगा करते थे, पर आज से कल ये कुछ 10 से 15 सेशंस में भी हो जाया करती है। तो दिस इज द स्मॉल जिस्ट ऑफ योर साइकोडायनेमिक अप्रोच। अब हम सीधे चलते हैं साइकोडायनेमिक थेरेपी के लिए। तो साइकोडायनेमिक थेरेपी को अब हम यहां से समझना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड देन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो ये थेरेपी है, सिगमंड फ्रॉइड ने जो हमें थेरेपी दी है, ये ऑब्वियसली किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड नहीं दी है। इट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी। सबसे पुरानी ये हमारी साइकोथेरेपी है। सबसे बेसिकली पहले यही थेरेपी आई थी। तो सिगमंड फ्रॉइड की साइकोडायनेमिक थेरेपी सबसे पुरानी थेरेपी है। It has conceptualized the structure of psyche, dynamics between different components of the psyche, and the sources of psychological distress.
चैप्टर 2 में भी और अभी अभी भी ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं कि ये किस तरीके से हमारे साइकी के स्ट्रक्चर को बताती है। साइकी मीन्स माइंड, माइंड का स्ट्रक्चर, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, डायनेमिक्स बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द साइकी, अलग अलग कंपोनेंट जो हमारी साइकी के हैं उसके डायनेमिक्स को ये हमें बताती है। हमारा एड, ईगो, सुपर ईगो, उनके बीच का क्लैश, हमारी सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, सारे इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, इन सभी चीज़ों को ये हमें बताती है साइकोडायनेमिक अप्रोच। देन इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू द डिसऑर्डर, ये मेन आइडियोलॉजी है। एक जो मेन हम जिस्ट निकालते हैं किसी चीज़ का, तो मेन जिस्ट अगर हम निकालें साइकोडायनेमिक थेरेपी का, तो वो यही निकलेगा कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स विल लीड अस टू डिसऑर्डर। देन अब यहां से हमारी साइकोथेरेपी चालू हो रही है। अब यहां से इसे ऐसे समझो कि आपने किसी की ट्रीटमेंट करनी है तो आप कैसे करोगे। सो बेसिकली अब इसको समझने का सबसे इजीएस्ट वे तो ये होता है कि खुद को मान लो थेरेपिस्ट या फिर क्लाइंट, और इस तरीके से अब इस थेरेपी को समझना चालू करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान के चलते हैं कि हम एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हम अपने आप को थेरेपिस्ट की जगह पर रख कर देखते हैं। सो वी आर साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट। अब अगर हम साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट बनकर अपने क्लाइंट की थेरेपी करने गए हैं, तो सबसे पहला काम जो हमें करना पड़ेगा वो ये होगा कि प्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस, हम इन दोनों प्रोसेसेस का इस्तेमाल करेंगे, प्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। क्यों करेंगे? टू गेट एन आइडिया ऑफ आवर क्लाइंट्स थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। इसी के थ्रू हमें समझ आएगा कि उसको क्या दिक्कत है और वो दिक्कत कैसे आई थी, कौन सा चाइल्डहुड का जो फियर है उसके मन में है, क्या उसके अनकॉन्शियस में सारी चीज़ें स्टोर्ड हैं, कौन से कॉन्फ्लिक्ट हैं जो अभी तक उसके सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कौन से फियर्स थे जो नहीं सॉल्व हो पाए, कौन से डिज़ायर थे जो अधूरे रह गए हैं बचपन से। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस के थ्रू। सो व्हाट इज दिस फ्री एसोसिएशन? फ्री एसोसिएशन का साफ साफ यहाँ पर मतलब होता है फ्रीली जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो एक तरफा बोलते रहना। जैसे कोई थेरेपिस्ट, जैसे अगर आप हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आया है तो आप फ्री एसोसिएशन अगर उसे बोलते हैं तो उसका क्या मतलब होगा कि आपने उसे बोल दिया भाई साहब एक तरफा बस बोलना चालू कर दो और मैं आपकी बात सुन रहा हूं। जो भी कुछ आपके माइंड में आ रहा है एक तरफ से, जैसे आपने अभी सोचा कि अच्छा मेरे माइंड में क्या है, आई एम टीचिंग साइकोडायनेमिक थेरेपी, मे बी यू आर वाचिंग, मे बी यू आर नॉट वाचिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें इस समय मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो मैं ये सब चीज़ें अगर बोलने लग जाऊं, दिस मीन्स फ्री एसोसिएशन, कि जो भी मेरे दिमाग में है वो सारी चीज़ें मैं एक तरफा बस मतलब आपको बता रहा हूँ। जैसे इसको ऐसे समझो कि एक बकेट है, एक बाल्टी है जिसके अंदर वो कुछ चीज़ें पड़ी हैं, कुछ टॉयज़ पड़े हैं, किसी बच्चे की कोई टॉयज़ हैं, बहुत सारी बॉल्स पड़ी हैं एक बाल्टी के अंदर, तो उसमें से निकाल निकाल कर सारी एक एक चीज़ वो बच्चा बाहर रख रहा है। ऐसा करना है आपने। प्री एसोसिएशन का मतलब है कि जो भी कुछ थॉट्स आपके माइंड में है, वो बॉल्स आपकी थॉट्स हो गए, वो बाल्टी आपका माइंड हो गया। जो भी कुछ थॉट्स आपके माइंड में अब हैं, एक एक थॉट आपने निकाल कर अपने थेरेपिस्ट के आगे रख देना है। दिस इज प्री एसोसिएशन। इसके थ्रू उसे पता चलेगा कि आप असल में क्या चीज़ फील कर रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है जो इस समय आप फील कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें फ्री एसोसिएशन के अंदर हम करते हैं, राइट। सो फ्री एसोसिएशन हो गई, हमने बेसिकली बता दिया अपने थेरेपिस्ट को सब कुछ, हमारे क्लाइंट ने हमें बता दिया सब कुछ फ्री एसोसिएशन में। देन ड्रीम एनालिसिस हम उसका करेंगे। ड्रीम एनालिसिस का क्या मतलब है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ साइकोडायनेमिक थेरेपिस्ट, हम उसे कहेंगे कि आप एक ड्रीम डायरी बनाओ। और ड्रीम एनालिसिस ऐसा नहीं होता कि यार एक एक ड्रीम को हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये ड्रीम में क्या आया उसके, ये ड्रीम का मतलब ये एंड ये। ड्रीम एनालिसिस मीन्स कि आप ड्रीम्स में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हो। स्पेसिफिक ड्रीम एनालिसिस भी हम कर सकते हैं अगर कुछ बहुत मेजर हमें लगे, पर ओवरऑल ड्रीम एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, उसके ड्रीम्स को एनालाइज करते हैं, ड्रीम्स के बीच के पैटर्न को एनालाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल लगातार इस बंदे को आज से अगर हम बात करें एक दो हफ्तों की भी, तो एक दो हफ्तों से लगातार इसे इसी तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं। कहीं पर बाउंड ये फील कर रहा है, इसे लग रहा है कि किसी ने इसको जकड़ कर रखा है, किसी ड्रीम में ये किसी कमरे में बंद है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, किसी ड्रीम में दोस्तों के साथ कहीं गया है, कोई दोस्त से वहाँ पर छोड़ के चले गए हैं, अभी वहाँ पर फंस गया है।
किसी ड्रीम में कोई बेड़ियां उसके हाथों में बंधी हैं और वो छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसे ड्रीम्स का एक पैटर्न है, ड्रीम अलग अलग है पर उसका जो थीम है ड्रीम की वो बाउंडेशन है, वो ये है कि इन द सर्च ऑफ फ्रीडम, तो ये थीम हम समझने की कोशिश करते हैं, ये पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम इसी एग्जांपल को ले, मान लेते हैं हम थेरेपिस्ट और हमारे पास कोई पर्सन आया है और उसको उसके ड्रीम, एक दिन उसे ये ड्रीम आता है कि वो कहीं पर जाता है तो वो कमरे में फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। दूसरे दिन उसे ये ड्रीम आता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ गया है, उसने उसे धोखा दे दिया, अब वो कहीं पर फंस गया है और वहां से वो लोग तो चले गए हैं पर वो रास्ता अपना भटक गया है। या फिर तीसरा ड्रीम उसके बाद उसे आया कुछ टाइम बाद कि किसी ने उसे पकड़ कर रखा है और वो छुड़ा नहीं पा रहा है। उसके बाद उसे ड्रीम आता है कि कोई बेड़ियां वगैरह उसके हाथ में जो बहुत भारी हैं, बहुत मुश्किल से वो ऊपर अपने हाथ को कर सकता है। ऐसे अगर उसे ड्रीम्स आ रहे हैं आपके क्लाइंट को, तो ड्रीम एनालिसिस के थ्रू आपको एक चीज तो पता चल जाएगी कि ड्रीम के अंदर एक पैटर्न है, कहीं ना कहीं फ्रीडम की कमी आपको लग रही है, आपको महसूस हो रही है। तो इस तरीके से ड्रीम्स को एनालाइज किया जाता है। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, असल में साइकोलॉजिस्ट ही इसे एनालाइज करते हैं, बट अब कैसे करते हैं वो एनालाइज, वो उनकी पूरी स्किल है, पूरा उन्होंने उसके ऊपर स्टडी करी है अपनी, बट ड्रीम एनालिसिस वो करते हैं। सो प्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस, ये दो तरीकों को इस्तेमाल करके हम अपने क्लाइंट की इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट को पता लगा लेते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये हमारा यहां से अब ट्रीटमेंट चालू होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है पता चलाना कि दिक्कत क्या है। तो दिक्कत हमने पता लगा ली कि क्या है, हमें पता चल गया, प्रॉब्लम हमें पता चल गई। अब उसकी ट्रीटमेंट के तीन बेसिकली फर्दर यहां पर हमारे फेजेस हैं। फर्स्ट फेज इज ए, सेकंड इज बी एंड देन फाइनली सी। सो ए फेज है ट्रांसफरेंस का फेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफरेंस? तो ट्रांसफरेंस सिंपली आपकी एक ऐसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं जिसके अंदर अब एक जो हमारा क्लाइंट है वो अपने थेरेपिस्ट से पूरी तरीके से रिलेट करने की कोशिश करता है। जैसे मान लेते हैं किसी को अपने पास्ट में किसी पर्सन से कोई दिक्कत है, कोई फादर के साथ किसी का अच्छा रिलेशन नहीं रहा किसी बच्चे का पास्ट में, बचपन में, तो अब उसे वो दिक्कत दे रहा है, वो चीज़ उसे नहीं पता है ये दिक्कत है, बट इस वजह से उसे दिक्कत हो रही है। तो क्लाइंट यहाँ पर क्या करेगा? द क्लाइंट स्टार्ट्स आइडेंटिफाइंग द थेरेपिस्ट विद द अथॉरिटी फिगर फ्रॉम द पास्ट, यूजुअली चाइल्डहुड। अब जो उसकी चाइल्डहुड की कोई अथॉरिटी फिगर होगी जिसके साथ ज़्यादातर उसके दिक्कत होने के चांसेस होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया कि फादर के साथ अगर किसी को कोई अपना इशू था, कोई बेसिकली रिलेशन सही नहीं था, क्लैशेस बहुत ज़्यादा थे, तो उसकी वजह से आज वो पर्सन परेशान हो रहा है। तो वो क्या करेगा? जब वो फीलिंग्स अपनी बता रहा होगा फ्री एसोसिएशन में, ड्रीम एनालिसिस के थ्रू वगैरह वगैरह, जब उससे साइकोलॉजिस्ट सवाल पूछता है, उस दौरान अब वो धीरे धीरे आइडेंटिफाई करने लगेगा। उसे लगेगा कि वो बात ही अपने फादर से कर रहा है और जो सामने साइकोलॉजिस्ट बैठा है वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, उसका फादर है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन वहां पर होने लगती है धीरे धीरे। ट्रांसपेरेंस हम उस फेज को नाम देते हैं जब ये आइडेंटिफिकेशन चालू हो जाती है। स्टार्ट ऑफ दिस आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंस। तो इसी को हम इमोशनल आइडेंटिफिकेशन का नाम देते हैं। अब यहां पर इसके दौरान क्या होता है, जो हमारा थेरेपिस्ट है वो एक नॉन जजमेंटल और एक परमिसिव एटीट्यूड रखता है। वो ये कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हो, आप आइडेंटिफाई आपने करना है, आप आइडेंटिफाई कर लो। ये सोच समझ के आपने मुझे ये सोचना है, इस तरीके से आपको लग रहा है कि मैं आपका फादर ही हूं और इसी तरीके से आपने मुझसे बात करनी है, दैट्स टोटली फाइन, यू कैन डू दिस ऑल्सो। ये साइकोलॉजी एक परमिसिव एटीट्यूड रखता है, उसने परमिट करता है कि आप ये कर सकते हो और नॉन जजमेंटल वो होकर रहता है। और वो बेसिकली क्लाइंट की इस इमोशनल आइडेंटिफिकेशन को कंटिन्यू होने देता है। सो ट्रांसपेरेंस एक इमोशनल आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस को हम नाम देते हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट के साथ क्लाइंट आइडेंटिफाई करने लग जाता है अपनी पास्ट की किसी अथॉरिटी फिगर को। ट्रांसपेरेंस न्यूरोसिस उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को हम नाम देते हैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम में ये इमोशनल आइडेंटिफिकेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। सो जिस पॉइंट पर ये जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, उस फेज को हम नाम देंगे ट्रांसपेरेंस न्यूरोसिस, कि अब पूरी तरीके से वो आइडेंटिफाई कर चुका है। स्टार्ट होना ट्रांसपेरेंस, और ट्रांसपेरेंस होती क्या है? इमोशनल आइडेंटिफिकेशन। ये जब कंप्लीट हो जाती है इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, उसे नाम देते हैं ट्रांसपेरेंस न्यूरोसिस। देन ये ट्रांसपेरेंस न्यूरोसिस पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो पास्ट की जो कोई फिगर है जिसकी वजह से आपको कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, वो उसके साथ आपका रिलेशन पॉजिटिव था तो ट्रांसपेरेंस भी पॉजिटिव होगी। अगर नेगेटिव था तो ट्रांसपेरेंस भी नेगेटिव होगी।
पॉजिटिव नेगेटिव का तो मतलब हमें पता है कि कोई क्लैश है तो ठीक है, क्लैश में मतलब कि नेगेटिव फीलिंग्स हम शो करेंगे अपने क्लाइंट के लिए भी, और सॉरी अपने थेरेपिस्ट के लिए भी। अगर हमें पास्ट में अपने उस अथॉरिटी फिगर के साथ कुछ क्लैशेस थे, कुछ दिक्कत थी, तो हम ऑब्वियसली अगर हमने आइडेंटिफाई किया है थेरेपिस्ट को उस बंदे के साथ जिसके साथ हमें पास्ट में कोई क्लैश हुए हैं, तो हम गुस्सा, अग्रेशन, नेगेटिव इमोशन शो करेंगे अपने थेरेपिस्ट के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है वही हमारे सामने बैठा है। बट पॉजिटिव का क्या एग्जाम्पल होगा? पॉजिटिव में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे ने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, तो अब इस केस में क्या होगा कि उसे ये दिक्कत हो रही है कि बचपन में वो केयर उसे नहीं मिल पाई है जो उसे मिलनी चाहिए थी। तो अब यहाँ पर ये जो लूप एक बना है, इसकी वजह से क्या होगा, वो पॉजिटिव ट्रांसफरेंस यहाँ पर बन जाएगी। उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए बुरी भावनाएं नहीं है, उस पॉजिटिव है कि बल्कि उसने मिस कर दिया वो केयर, वो लव, वो अफेक्शन बचपन में। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, वो पॉजिटिव फीलिंग शो करेगा अपने क्लाइंट, अपने थेरेपिस्ट के लिए, बिकॉज उसने उसी को आइडेंटिफाई वहां पर किया। तो पॉजिटिव ट्रांसफरेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव फीलिंग्स, नेगेटिव में नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स द क्लाइंट। रेजिस्टेंस, पेज नंबर 2, जो मैंने आपको बताया ट्रीटमेंट का पेज नंबर 1, तो पेज नंबर 1 था ट्रांसफरेंस, वो कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 2 है हमारा पेज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि बाधा किसी भी तरीके से कोई आनी बीच में। नाउ दिस कैन बी कॉन्शियस एंड ऑल्सो अनकॉन्शियस। सो कॉन्शियस रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है हमारा? कॉन्शियस रेजिस्टेंस सिंपली मीन्स कि आप जानबूझकर कोई चीज नहीं बता रहे अपने थेरेपिस्ट को। अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि आप बेसिकली छुपा रहे हैं किसी भी तरीके से, आप अनकॉन्शियसली चीजों को छुपा रहे हैं। जैसे कि आप कुछ बोलते बोलते चुप हो जाएं, या फिर आप भूल गए हैं असल में भी किसी चीज को, डेलिबरेटली नहीं, पर फिर भी कोई चीज रजिस्टर आपके अंदर से हो रही है, आप पूरी तरीके से खुल नहीं पा रहे हो अपने थेरेपिस्ट के साथ। दिस इज अनकॉन्शियस रेजिस्टेंस। कॉन्शियस का मतलब कि आप जानबूझ के कोई चीज़ छुपा रहे हो। इसमें यूजुअली लोग क्या करते हैं, अपने गलतियों को इंक्लूड करते हैं कि कोई गलती जो उसने पास्ट में करी है, बाकियों की तो इंक्लूड कर दी, अपनी कोई मिस्टेक नहीं बताई क्लाइंट को और अपने थेरेपिस्ट को। सो दिस इज कॉन्शियस रेजिस्टेंस। देन इसके बाद फाइनली जो पेज नंबर हमारा 3 है, जो मैंने आपको कहा था कि हमारे ट्रीटमेंट का 3 फेजेस हैं। ए हो गया ट्रांसफरेंस, बी हो गया रेजिस्टेंस, और सी होता है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में अब हम क्या करेंगे, जो भी कुछ हमें समझ आया है ए बी और सी, सॉरी ए और बी के बाद जो हमें समझ आया है, बेसिकली अपने हमने ये समझ लिया कि उसकी दिक्कत क्या है प्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस के बाद। देन ट्रांसफरेंस होने के बाद हमने ये समझा किस तरीके से उसने ट्रांसफरेंस करी है, पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी। देन बी मतलब रेजिस्टेंस का फेज यहाँ पर आया। तो रेजिस्टेंस में हमने देखा किस तरीके से उसने रेजिस्टेंस करने की कोशिश करी है, कॉन्शियस थी, अनकॉन्शियस थी। तो जो भी कुछ हमें समझ आया है वो सब हम उसे समझाएंगे, इंटरप्रेट करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। ये होती है सारे प्रिंसिपल साइको एनालिसिस के ही इसमें इस्तेमाल हम करते हैं, और एक सब्टल प्रोसेस होती है इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस। अब इंटरप्रिटेशन के अंदर 2 टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है। आपने समझ लिया, समझने के बाद आप क्या करेंगे, उसे कन्फ्रंट करवाएंगे और क्लैरिफाई करवाएंगे। आप कन्फ्रंटेशन का क्या मतलब होता है कि उसे ये बात बताना कि यार देख ये चीज थी गलत, ये गलती थी जो आपने करी है, या फिर ये पॉइंट है इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, बचपन का ये वाला आपका फियर था, इस वाले फियर की वजह से आज आप इस तरीके से ये भुगत रहे हैं। ये सब चीजें कन्फ्रंट करवाते हैं आप सबसे पहले। मतलब सबसे पहले आप उसे सच दिखाते हैं, जैसे हम बोलते हैं आईना दिखाना, तो सच का सामना उसे आप करवाते हैं कि यार ये आपकी दिक्कत है, इस वजह से ये हो रहा है, ये आप फील कर रहे हैं, एंड सो ऑन। सच जो भी है उसे बता दिया। उसके बाद क्लैरिफाई करवाया कि अब व्हाट नेक्स्ट। ये सब चीजें हो रही हैं, बट इसके अंदर प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस ये है कि पहले आप इसे ठीक करोगे, फिर अपने अनकॉन्शियस में जाओगे, देन दिस देन दैट। क्लैरिफिकेशन भी आप उसे दोगे कि अब क्लियर कैसे करना है चीजों को। कन्फ्रंट तो आपने करवा दिया, सच उसे बता दिया, बट ये कंप्लीट नहीं है। कन्फ्रंट करवाने के बाद क्लैरिफाई भी करवाना आप ही की जिम्मेदारी है। अब इसी कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन को हम नाम देते हैं वर्किंग थ्रू। वर्किंग थ्रू का फेज बेसिकली बार बार होता है, एक बार में कन्फ्रंट नहीं हो जाता, क्लाइंट जल्दी नहीं मानता है चीज़ों को, क्लैरिफिकेशन जल्दी नहीं हो जाती है। कई बार क्लाइंट नई चीज़ आपको बता देगा, वो कहेगा नहीं यार ये तो नहीं है सच, मैंने तो ये सोचा था, तो आपको उसके हिसाब से दोबारा इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, दोबारा से कन्फ्रंट करवाओगे, दोबारा से क्लैरिफाई करवाओगे। तो इंटरप्रिटेशन, क्लैरिफिकेशन, कन्फ्रंटेशन, ये तीनों मिलकर वर्किंग थ्रू बनाती हैं, और वर्किंग थ्रू के अंदर ये तीनों चीज़ें आती हैं। ये बार बार होता है वर्किंग थ्रू। जब तक
हम पूरा फाइनली कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाते हैं जिस पर क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो। देन फाइनली हमारी इनसाइट डेवलप हो जाती है। सब सी पार्ट के अंदर ही हो रहा है, इंटरप्रिटेशन के अंदर ही हो रहा है, थर्ड फेज ऑफ दिस। सो इनसाइट अब जो हमारी डेवलप हो जाती है, इनसाइट का मतलब क्या है कि अवेयरनेस आ गई, जो चीज पहले नहीं पता थी अब मुझे पता है, कुछ नई चीज है जो नाउ आई नो अबाउट माई सेल्फ, कि मेरी क्या दिक्कत थी, कैसे ये सॉल्व हो सकती है, एंड सो ऑन। सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ द साइको एनालिसिस। ये हमारे साइको एनालिसिस का एंड पॉइंट होता है, हमारी इनसाइट डेवलप होना। देन इंटेलेक्चुअल इनसाइट और इमोशनल इनसाइट दोनों हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। इंटेलेक्चुअल इनसाइट का क्या मतलब है? इंटेलेक्चुअल इनसाइट का मतलब है कि हमें माइंड लेवल पर भी चीजें समझ आ जाती हैं कि हमारी दिक्कत कहाँ थी, क्या चीज गलत थी जो हम कर रहे थे, एंड सो ऑन। मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल पर समझ आ गया, देन इमोशनल लेवल पर उसे एक्सेप्ट भी हम करते हैं। ये भी थेरेपिस्ट का ही काम है हमसे ये करवाना। तो एंड पॉइंट होता है हमारा इनसाइट डेवलप करवाना साइको एनालिसिस का, जिसमें हमें इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों तरीके की इनसाइट मिल जाती है। दिस वाज ऑल अबाउट योर साइको डायनेमिक थेरेपी। और इसमें इंटेंस ट्रीटमेंट होती है। ये बेसिकली हमारी 3 फेजेस इसके अंदर आते हैं। अगर हम इसे फेजेस के हिसाब से देखें तो इनिशियल फेज में हम क्या करते हैं, क्लाइंट बिकम फैमिलियर विद द रूटीन्स, हमारी थेरेपी की रूटीन के साथ वो फैमिलियर हो जाता है, एस्टेब्लिशेस ए थेरेपेटिक रिलेशन, एक थेरेपेटिक रिलेशन बनती है उन दोनों के बीच में, क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में, एंड रिकलेक्ट सुपरफिशियल मटेरियल फ्रॉम दी कॉन्शियस अबाउट दी पास्ट एंड प्रेजेंट। और अब उसके हम कॉन्शियस से सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस का ये फेज है आपका। फ्री एसोसिएशन और ड्रीम एनालिसिस के बाद सारा आपका मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो हमने समझा है, मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट वाला ये पूरा फेज जिसमें ABC पार्ट था, ABC पार्ट सारा का सारा मिडिल फेज में आता है। सो ट्रांसफरेंस वहां पर होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रांसफरेंस, रेजिस्टेंस ऑन दी पार्ट ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट की तरफ से ट्रांसफरेंस होता है, वो लिंक करना चालू कर देता है थेरेपिस्ट को अथॉरिटी फिगर के साथ अपनी बचपन की, और क्लाइंट की तरफ से एक और होता है रेजिस्टेंस, वो कई बार रेजिस्ट भी कर सकता है। एंड कन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन, और पूरा का पूरा वर्किंग थ्रू फ्रॉम द थेरेपिस्ट पॉइंट पार्ट, थेरेपिस्ट की तरफ से मिडिल फेज में ये 3 चीजें होती हैं, वर्किंग थ्रू, पूरा का पूरा बेसिकली कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन। देन फाइनली दीज प्रोसेसेस लीड्स टू इनसाइट। अब इनकी वजह से हम इनसाइट डेवलप कर लेते हैं अपनी, इनकी वजह से हम इनसाइट को पा लेते हैं। तो बेसिकली सारी चीजें MOT, मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, हमारा मिडिल फेज में आ गया, जो हमने अभी अभी समझा है, ये सारी चीजें यहां से लेके यहां तक। इसके बाद थर्ड फेज फाइनली हमारा लास्ट फेज है। इनसाइट के बाद भी एक और फेज आता है, जो फेज होता है टर्मिनेशन का फेज। Termination of the relationship with the analyst is dissolved and the client prepares to leave the therapy. टर्मिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टर्मिनेशन जरूरी है। टर्मिनेशन तब होती है जब क्लाइंट के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब आगे आने वाली दिक्कतों को अपनी लाइफ की मैं खुद सॉल्व कर पाऊंगा। सो देन हम उसे टर्मिनेट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं हमारी थेरेपी को। सो दिस वाज योर साइको डायनेमिक थेरेपी, जिसमें हमने ये सारी चीजें समझी। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और अगर मैं शॉर्ट में आपको दोबारा बताऊं तो सबसे पहले क्लाइंट की दिक्कतें समझते हैं बाय प्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस। उसके बाद हम मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट पर चलते हैं। ट्रांसपेरेंस होता है क्लाइंट की तरफ से, रेजिस्टेंस होती है उसकी तरफ से, उसको हम टैकल करते हैं। ट्रांसपेरेंस को अलाउ करते हैं, रेजिस्टेंस को दूर करने की कोशिश करते हैं। देन फाइनली इंटरप्रिटेशन पर आते हैं, इंटरप्रेट करते हैं उसकी दिक्कतों को, इंटरप्रेट करके उसे क्लैरिफाई करवाते हैं, कन्फ्रंट करवाते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद फाइनली इसी के थ्रू वो इनसाइट डेवलप अपनी कर लेता है, इंटेलेक्चुअल इमोशनल दोनों लेवल पर। देन हम एंड फेज पर आ जाते हैं, थेरेपी खत्म हो जाती है, टर्मिनेशन कर देते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज योर साइकोडायनेमिक थेरेपी। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी और समझ भी आई होंगी। और ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है, जो कि इस बार आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट स्टिल ये चीज़ हमारे लिए समझनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लॉन्ग टर्म आपके ये थेरेपी काम आएगी। सो दिस वाज योर साइको डायनेमिक थेरेपी। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी और सारी चीज़ें आपको समझ भी आज की क्लास में आई होंगी। सो यस, इसके अलावा जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, आई होप आप उसे याद रखेंगे। अदर देन दिस, आप स्कॉलर्स चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करेंगे। स्कॉलर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आपने ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक है, इसके अंदर आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। और
सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अलॉन्ग विद दिस अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्विज एक पेड फीचर था पहले, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए रोल आउट हो चुका है, तो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अब क्विज में पार्ट ले सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके पास होनी चाहिए। देन बॉटम में जब आप जाके जाएंगे लेवल टेस्ट के टैब के अंदर, तो ज्वाइन क्विज का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पर अपने बस एडुकेटर का कोड आपने भर देना है, तो आपको फ्री में उसकी एक्सेस मिल जाएगी। देन बग्स एंड बाउंड्री फीचर के की मदद से अब आप किसी भी एडुकेटर की किसी भी वीडियो में जो भी चीज़ आपको आपत्तिजनक लगती है उसे अब आप रिपोर्ट कर पाएंगे। तो ये फीचर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाता है कि कुछ भी आपत्तिजनक बात अगर आपको लगे तो आप उसके खिलाफ अपनी वॉइस अब रेज कर सकते हैं, चाहे मेरी वीडियो में लगी हो चाहे किसी और एडुकेटर की वीडियो में लगी हो। ज़रूर इस फीचर को आप इस्तेमाल कीजिए, आपका हक है, आपको ये करना भी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में ही, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आपको करनी भी चाहिए। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड NITSN10। सो ऑल राइट, देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर इसे कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक भी कर लेना, ताकि जब भी कोई एडुकेटर यहाँ पर लाइव आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इसे, इसमें कोई GST नहीं है। So yes, that's all from my side. You are watching me on Unacademy. Let's crack it.